हेलो दोस्तों, पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं रॉन्ग चॉइस मेरे यानी आरजे प्रियंका के साथ। एक वीआईपी लैब के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के कारण हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उस कमरे के बेड पर सहर अपने दर्द से जूझ रही थी। उसका चेहरा इतना पीला पड़ गया था कि जिसे देख कोई भी डर जाए। अपने दर्द की वजह से उसने बेडशीट को कसकर पकड़ रखा था और उसके पैर थर-थर कांप रहे थे। दर्द इतना ज्यादा था कि उसने अपने लिप्स को इतने जोर से काट लिया जिसके कारण उसके लिप्स से ऑलमोस्ट खून बहने लगा था। लेकिन फिर भी उसने अपनी नजरें डॉक्टर के ऊपर से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटाई थी। डॉक्टर, क्या लगता है आपको? सहर रिजल्ट जानने के लिए बहुत बेचैन थी। गायनेकोलॉजिस्ट की नजर अब भी अल्ट्रासाउंड के स्क्रीन पर ही अटकी हुई थी और कुछ ही देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट्स देखकर मुस्कुराने लगी। नॉट बैड मिस सहर, आपने खुद का काफी अच्छे से ख्याल रखा है। आपकी यूट्राइन मेम्ब्रेन लगभग 10 mm मोटी और लेफ्ट ओवरी में एक डोमिनेंट फॉलिकल दिखाई दे रहा है। आप तो मां बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। डॉक्टर सहर को रिजल्ट के बारे में बताते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो सहर एक्साइटमेंट से बेड से खड़ी हो गई थी, जबकि अब भी उसके अंदर अल्ट्रासाउंड की डिवाइस लगी हुई थी। डॉक्टर, आपने अभी अभी क्या कहा? सहर का पीला चेहरा अब गुलाबी हो चुका था। उसे डॉक्टर की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने एक ही बार में उन डिवाइसेस को सहर की बॉडी से निकाल दिया। डॉक्टर के पास पहली बार ऐसी कोई पेशेंट आई थी। हाँ मिस सहर, अब आप मां बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और हाँ, अगले 48 घंटे आपके लिए काफी जरूरी हैं। तो आप ये 2 दिन आप और आपके हस्बैंड के साथ ही बिताएं। क्या ये सच है? क्या सच में मैं अब मां बन सकती हूँ? ये सब सोचते हुए सहर बार बार अपनी रिपोर्ट की तरफ देख रही थी, मानो उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि ये सच है। उसने 4-5 बार रिपोर्ट ध्यान से पढ़ा ताकि वो उस रिपोर्ट पर पूरी तरह भरोसा कर सके। वो इतनी खुश थी कि उसने रिपोर्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए उस पर एक किस कर लिया। ईशान, वी कैन फाइनली हैव अ बेबी। ये अपने मन में कहते हुए सहर की स्माइल और भी बड़ी हो गई थी। क्रिसमस फेस्टिवल का टाइम होने की वजह से पूरे शहर में गानों की आवाज गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ शाम ढलने के कारण हर तरफ रंग बिरंगे लाइट्स जगमगाने लगे। दिल्ली में दिसंबर के महीने में हमेशा की तरह कड़ाके की ठंड थी। सहर सीधे खुशी से उछलती हुई सिटी के एक मॉल में गई। वो अपने हस्बैंड ईशान और अपनी सासू माँ के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स खरीदना चाहती थी। उसने एक अच्छा सा लेदर जैकेट ईशान के लिए और एक शॉल और मफलर अपनी सासू माँ के लिए पसंद किया। वो ठंड में अपने परिवार को कुछ सर्दियों के कपड़े गिफ्ट के तौर पर देना चाहती थी। भले ही क्रिसमस का फेस्टिवल गिफ्ट देने का एक बहाना हो। गिफ्ट खरीदकर सहर अपने घर यानी सक्सेना विला के लिए निकल गई। वो बहुत खुश थी और बार बार अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की तरफ देख रही थी। उसके लिए ये बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट था। खत्म होने वाला साल उसके लिए लकी साबित हो रहा था। इन 3 सालों में सहर ने काफी दवाई ली थी और डॉक्टर्स को भी दिखाया था, लेकिन उसके पीसीओएस की वजह से वो मां नहीं बन पाई। हालांकि अब उन 3 सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला था। सहर अपने पेट पर हाथ रखते हुए मुस्कुराने लगी। ईशान, प्लीज आज घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उसने ईशान को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। लगभग शाम 6:30 बजे सहर सक्सेना विला पहुंची, जहां उसे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। घर पहुंचते ही सहर किचन की तरफ गई। मम्मी? सहर ने अपनी सासू माँ को आवाज लगाई, जो डाइनिंग रूम में बर्तन सेट कर रही थी। उसकी सास थोड़ी देर रुकी, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
हमारी बात हुई थी ना कि तुम अपनी जॉब छोड़ दोगी? उसकी सास यानी मनीषा सक्सेना ने सहर से अजीब टोन में कहा। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर सहर को देखा। उनके चेहरे से नाराजगी साफ पता चल रही थी। मम्मी। सहर ने हिचकिचाते हुए अपनी सासू मां को आवाज लगाई। वैसे तो सहर ने अपनी सासू मां की नाराजगी भांप ली थी, लेकिन वो अपने होठों को दबाते हुए शांत रही। मम्मी, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूं। आप इसे पहन के बताओ ना कि ये आपको सही लग रहा है या नहीं। सहर अपने बैग से कपड़े निकालते हुए मनीषा की तरफ गई और उसने वो मफलर और शॉल मनीषा को दे दिया। लेकिन मनीषा कुछ कदम पीछे हट गई। वैसे उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, मगर उनकी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें सहर की इस हरकत से बिल्कुल खुशी नहीं हुई। सहर का गिफ्ट वाकई में काफी सुंदर था, लेकिन उसे देखकर कोई भी बता देता कि उसकी कीमत 5-7 हजार से ज्यादा नहीं होगी। उधर मनीषा की अलमारी में इनसे भी ज्यादा महंगे कपड़े मौजूद थे। मम्मी, अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो मैं कल जाकर इसे रिटर्न कर दूंगी, सहर ने निराश होते हुए कहा। अपनी सास का ऐसा रिएक्शन देखकर सहर को काफी बुरा लगा। शॉल और मफलर ज्यादा महंगा तो नहीं था, मगर सहर हर महीने 10-15 हजार ही कमाती थी। उसने इस बार अपनी पूरी सैलरी से गिफ्ट्स खरीदे थे, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं लिया। जाओ, डाइनिंग रूम में तुम्हारी दवाई रखी है, उसे पी लो। बड़ी आई क्रिसमस गिफ्ट देने वाली। मनीषा ये कहकर वहां से चली गई। मनीषा ईशान और सहर की शादी से काफी नाखुश थी। 3 सालों से सहर सक्सेना परिवार को कोई वारिस नहीं दे पाई थी, और इसी वजह से जब भी वो सहर को देखती थी उन्हें बहुत गुस्सा आता था। मम्मी, मैं सहर कुछ और कहती उससे पहले ही उसकी सास वहां से जा चुकी थी। सहर ने डाइनिंग रूम में जाकर अपनी दवाई की कटोरी उठाई। उसे पता था ये दवाई नहीं बल्कि मिट्टी का पानी है। जब से मनीषा को सहर की इनफर्टिलिटी के बारे में पता चला, तभी से वो सहर को मिट्टी का पानी किसी आयुर्वेदिक दवाई के तौर पर देने लगी। सहर अपनी सास को अपनी रिपोर्ट के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा कि जब वो प्रेग्नेंट होगी तब ही बताएगी। उस आयुर्वेदिक दवाई की वजह से हमेशा की तरह सहर को उल्टी आने लगी, मगर उसने कैसे भी करके वो दवाई पी ही ली। सहर समझ गई थी कि उसकी सास को सक्सेना परिवार का वारिस चाहिए, और वारिस मिलते ही वो बदल जाएंगी। दूसरी तरफ घर के नौकरों को इस लड़ाई की आदत हो गई थी। सभी नौकर जानते थे अगर सहर जल्दी सक्सेना परिवार को वारिस नहीं दे पाए तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। काफी रात होने की वजह से बाहर बहुत ठंड थी। वहीं दूसरी तरफ सक्सेना विला में काफी सन्नाटा छाया हुआ था। मनीषा और घर के दोनों नौकर सो चुके थे। मास्टर बेडरूम के अलावा पूरे घर में अंधेरा था। सहर अपने कमरे में ही बिजी थी। उसने अपनी अलमारी में से एक नीले रंग की बेडशीट निकाली और अपने बेड पर बिछी उस कुछ दिन पुरानी बेडशीट को चेंज कर दिया। सहर के हस्बैंड ईशान को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ईशान को तो यहां तक कि जमीन पर गिरा हुआ एक बाल भी पसंद नहीं था। सहर ये जानती थी, इसीलिए वो बेडरूम को रोज खुद ही साफ करती थी। बेड लगाने के बाद सहर ने एक टॉवल से साइड टेबल भी साफ कर दिया और अच्छे से पूरे रूम की सफाई भी कर दी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी उस दरवाजे से अंदर आया। उस आदमी ने एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और उसका फिगर किसी मॉडल से कम नहीं था। उसकी आंखें काली और नाक काफी लंबी थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे से खांसा, लेकिन सहर को उसकी आवाज सुनाई दे गई। सहर ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। ईशान, सहर ने धीरे से उसे मुस्कुराते हुए आवाज लगाई। सहर ने उसका जैकेट लिया और उसे झाड़कर हैंगर पर टांग दिया। बाहर काफी ठंड होगी, उसने ईशान का हाथ पकड़ते हुए कहा।
जो कि उसके हाथ से काफी ज्यादा ठंडा था। 1 सेकंड रुको, मैं पानी गर्म करती हूँ, तुम जाकर नहा लो, उसने बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा। लेकिन ईशान ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो वहीं रुक गई। ईशान का हाथ सहर के हाथ से काफी बड़ा था और सहर को उसकी हथेली की गर्माहट महसूस हो रही थी। मुझे भूख लगी है सहर, ईशान ने अपनी गहरी आवाज में कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ, थोड़ी देर रुको। सहर ने वहां स्टैंड पर रखे हुए एसी रिमोट से रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया और नीचे किचन में चली गई। अचानक से कमरे में काफी खामोशी फैल गई। ईशान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद आंखें खोली। उसने कमरे के चारों तरफ देखा, जो कि हमेशा की तरह काफी साफ था। उसे पूरे कमरे में एक बाल तक नहीं दिखा और पिछले 3 सालों से ईशान को कमरा ऐसे ही साफ मिलता था। कमरे का टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ईशान को अब ठंड भी नहीं लग रही थी। फिर ईशान के फोन पर एक मैसेज आया। वो अपना फोन निकालकर मैसेज पढ़ने लगा, लेकिन मैसेज का कोई रिप्लाई दिए बिना ही उसने फोन को वापस लॉक कर दिया। तभी उसके फोन में 5 मैसेज और आए। ईशान ने बिना कुछ कहे अपने फोन को निकाला और जल्दी से मैसेज का रिप्लाई कर फोन को साइड में रख दिया। दूर खड़ी सहर ये सब देख रही थी। ये देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। ऐसा कितनी बार होगा? घर पर आते ही उसे इतने मैसेज क्यों आते हैं? सहर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था।